Hello students, myself Divya. We are here to discuss class 12th political science first chapter MCQs from the chapter Cold War era, that is from the contemporary world politics book. As you know that CBSE is going to conduct MCQ exams in the month of November. So accordingly, we are going to do revision here of the MCQs from the chapter 1. Let's start with the first one. Which one of the following is an agreement signed between the two superpowers starting in the 1960s? Let's first understand the meaning of this question. The question is asking that which was the agreement which was signed between the two superpowers in the starting of the 1960s. इसका मतलब ये है कि दो सुपर पावर्स जो थी कोल्ड वॉर के टाइम में, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में 1960s के स्टार्टिंग ईयर्स में कौन सा ऐसा एग्रीमेंट था जो साइन हुआ था? ऑप्शंस हैं बर्लिन पैक्ट, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, मॉस्को एग्रीमेंट और वॉर्सो पैक्ट. एनी गेसेस? द करेक्ट ऑप्शन इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी क्यों? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी इसलिए क्योंकि जो सुपर पावर्स ने ट्रीटी साइन की थी उसमें से ये ट्रीटी थी कि हम इन न्यूक्लियर आर्म्स वेपन्स को और ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लिमिट में यूज़ करेंगे, इसलिए लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. Okay, now let's come to the second one. The rivalry between USA and USSR during the post-Second World War period is known as. The meaning of this question is USA और USSR जो सुपर पावर्स थी दोनों, जिनके बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम था, उनमें इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो राइवलरी थी, जो दुश्मनी थी, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या नाम दिया गया था? अपार्थाइड, कोल्ड वॉर, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट या हॉट वॉर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर यानी कि आमने सामने उनकी दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है, फौजें हैं, वो नहीं लड़ाई उनकी हुई, लेकिन आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एक दूसरे को ऊपर नीचा दिखाना, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर शो करना, ये था. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन. द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वॉज, कि 1961 में इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा वाला इवेंट जो था वो 1961 में हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो स्टूडेंट्स, जो इवेंट 1961 में हुआ था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, कि बर्लिन वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई थी. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन. विच टू आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व्ड इन ए कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा? कौन सी आइडियोलॉजीज के बेसिस पे जो सुपर पावर्स थी यूएसए और यूएसएसआर, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किस बेसिस पे था? कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, मोनार्किज्म एंड कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. इन दोनों के बीच में था, क्योंकि कम्युनिज्म था यूएसएसआर में और कैपिटलिज्म था यूएसए में. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5. विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949? यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं चार ऑप्शंस में, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अप्रैल 1949 में बनी? केम इनटू एग्जिस्टेंस मींस बनी. सीटो, सेंटो, नाटो या वॉर्सो पैक्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स, इसमें से सही आंसर है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी अप्रैल 1949 में. और इसको लीड किसने किया था? इसका हेड कौन था? हु लेड दिस? इट वाज लेड बाय यूएसए, और जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे वो इसके नाटो के मेंबर्स थे. द वॉर्सो पैक्ट वाज लेड बाय, ऑप्शंस आर जापान, ब्रिटेन, इटली, द सोवियत यूनियन. वॉर्सो पैक्ट जो था वो उसको कौन लीड कर रहा था? वाज लेड बाय मींस उसको कौन लीड कर रहा था? इन कंट्रीज में से
जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जापान, ब्रिटेन, इटली या द सोवियत यूनियन. सो द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर. यूएसएसआर को हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं. Let's come to the next question now. Question 7. Which of the following countries was not a NATO member? यानी कि इन जो countries हैं जो options में नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन से countries ऐसे हैं जो NATO के member नहीं थे? जर्मनी, द चेक रिपब्लिक, फ्रांस या इंडिया. सो आपको जो भी लगता हो, पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिया. इंडिया जो है वो नाटो का मेंबर नहीं था, नहीं है. Let's come to the 8th question now. The Western Alliance was headed by United States, Brazil, Soviet Union या बल्कान कंट्रीज. वेस्टर्न अलायंस यानी कि जो यूएसए ने लीड किया, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ही करेक्ट होगा. वेस्टर्न अलायंस यानी कि जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज थे, तो उसमें से यूएसए ही है. So the first option, A1, the United States is the correct option. Let's come to the 9th question now. The island country that received both diplomatic and financial aid from the Soviet Union was. उस island country का नाम बताना है जिसको diplomatic और financial aid सोवियत यूनियन से मिली थी. इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें बताना है. जापान, क्यूबा, श्रीलंका या नॉर्वे. तो जैसे कि आपने चैप्टर में भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो पढ़ा ही होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो मेन जो है हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर उसको कहते हैं. तो उसी की वजह से कोल्ड वॉर जो है वो मेन स्टार्ट हुई थी. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा क्यूबा, क्योंकि क्यूबा आइलैंड कंट्री भी है जो नॉर्थ अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको की साइड पे जितने भी आइलैंड नेशंस हैं उसमें से क्यूबा भी है. Let's come to the 10th question now. Which one of the following is an agreement signed between the two superpowers starting in the 1960s? This question is, I think, repeated again. ये question दोबारा repeat हुआ. Anyways, never mind. हम इसमें से जो correct option वो है Limited Test Ban Treaty. दोनों superpowers के बीच में sign हुआ था. Next question 11th. When USSR placed nuclear missiles in Cuba, यानी USSR ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स कौन से ईयर में प्लेस की थी? 1960, 1961, 1962 या 1963? सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है 1962. 1961 में यूएसएसआर को लगने लगा कि शायद अमेरिका क्यूबा में अपना न्यूक्लियर बेस ना बना ले, क्योंकि क्यूबा जो है वो यूएसए के पास पड़ता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको से काफ़ी पास पड़ता है. तो इसलिए यूएसएसआर के माइंड में ये डर था और इसलिए 1962 में उन्होंने क्यूबा को अपना न्यूक्लियर बेस बना लिया, क्योंकि वैसे भी क्यूबा में जो गवर्नमेंट थी वो फिडल कैस्ट्रो की थी और वो कम्युनिस्ट कंट्री था. लेट्स कम टू द 12th क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटो? साउथ ईस्ट एशियन टास्क ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन टैली ऑर्गेनाइजेशन या साउथ ईस्ट एशियन टीम ऑर्गेनाइजेशन. सो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन चिल्ड्रन. साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही ऑप्शन है, करेक्ट है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो? यानी कि सेंटो जो एब्रिवेशन है यहाँ पे गिवन, उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल टास्क ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल टैली ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल टीम ऑर्गेनाइजेशन. सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सीटो और सेंटो जो थे ये दोनों जो हैं ये यूएसए ने साइन किए थे, अलायंस बनाया था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को. साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो एशिया के थे उनको इन अलायंसेस के द्वारा उसने अपना मेंबर बनाया था, एलाइड बनाया था, एलाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स ऑफ यूएसए यूके, यूएसएसआर चाइना, जापान एंड कोरिया या यूएसए एंड यूएसएसआर. सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ये पावर ब्लॉक्स थे, इन दोनों के बीच में ही कोल्ड वॉर हुई और ये कोल्ड वॉर शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई 1945 में और उसके बाद का जो पीरियड है जब तक सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई 1991 में, तब तक जो कोल्ड वॉर चला वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द पर्सन दैट अपोज्ड नियो कॉलोनियलिज्म वाज चर्चिल, ब्रेजनेव, क्रुश्चेव या क्वामी निक्रूमा.
सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है जिसने कॉलोनियलिज्म को अपोज किया। इस क्वेश्चन का मतलब है इनमें से वो कौन सा पर्सन था जिसने नियो कॉलोनियलिज्म को अपोज किया। तो करेक्ट आंसर है निक्रूमा। निक्रूमा क्यों? निक्रूमा इसलिए क्योंकि निक्रूमा वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट था, नैम। तो उसने कॉलोनियलिज्म को तो अपोज करना ही था, तो इसलिए उसने कॉलोनियलिज्म को, नियो कॉलोनियलिज्म को अपोज किया। तो करेक्ट ऑप्शन है निक्रूमा, क्वामे निक्रूमा, डी पार्ट। Students, we will again do practice of the MCQs of next chapter, that is end of bipolarity. And if this video, I hope this video gives you practice and makes you understand the MCQs of this chapter well. Thank you for today, and we will discuss the MCQs of the next chapter, that is end of bipolarity. Thank you once again.